जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे आप तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी साथी पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, बिल्कुल भी देरी ना करें। चलिए, जो भी इम्पोर्टेंट बात हो उसे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। साथियों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो ये रहा पहला प्रश्न अब आपके सामने में। साथियों, फटाफट आप लोग भी जवाब दें और फिर कुछ बातें हम लोग जानेंगे भी। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। जो पौधे का जो तना होता है साथियों, तने का घेरा बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? क्या साथियों वाहिनिकाएं उत्तरदायी है, या फिर पेरिसाइकल, या फिर अंतविष्ट, या फिर पार्श्वोपजीयोतक उत्तक? फटाफट जवाब दीजिए साथियों। क्या बोला है कि ये जो आपका पौधे का जो तना होता है, इस तने का ये जो आपका घेरा है ना साथियों, घेरा को बढ़ाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आप ध्यान रखिएगा, वो आपका हो जाएगा पार्श्वोपजीयोतक उत्तक हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों एक बात और आप ध्यान रखिए कि कल आपका संडे है और संडे को हम लोग क्या करते हैं, सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं, इसलिए कल का क्लास आप सभी साथी चाह करके भी मिस नहीं कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा दूसरा सवाल आज के सेशन का कि समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए। देखिए, जो हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं वो समुद्र के पानी से उसको प्राप्त किया जाता है साथियों। तो देखिए, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है साथियों? क्या आपका वाष्पीकरण विधि, या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, या फिर साथियों क्रिस्टलीकरण, या फिर ऑप्शन डी ए और सी दोनों? तो देखिए, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ए और सी ना दोनों होगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। अब आप पूछिएगा कि सर दोनों कैसे होगा, हम सबको तो पता है कि वाष्पीकरण होगा। देखिए साथियों, वाष्पीकरण होगा, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण जो होता है ना साथियों, इस प्रोसेस में क्या होता है कि नमक से जल अलग किया जाता है। जो जल होता है ना साथियों, जल और नमक को ना अलग किया जाता है, जल और नमक को अलग किया जाता है साथियों, जल और नमक को अलग किया जाता है वाष्पीकरण करके। इसको आप ध्यान रखिएगा, जल और नमक अलग किया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो आपका क्रिस्टलीकरण प्रोसेस है ना साथियों, इसके बारे में भी जान लीजिए कि ये क्या करता है। ये आपका जो साधारण नमक है ना, ये जो आपका साधारण नमक है साथियों, इसको आप ध्यान रखिएगा, साधारण नमक का शुद्धिकरण करता है। साधारण नमक का शुद्धिकरण करता है आपका कौन साथियों? क्रिस्टलीकरण जो है ये आपका साधारण नमक का शुद्धिकरण करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो देखिए, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ से ये सवाल पूछे कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा वो आपका NaCl होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, दो के बाद पढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट साथियों। देखिए, तीसरा सवाल आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? देखिए, सबसे अधिक न्यूट्रॉन किसमें होगा आपको बताना है। तो साथियों पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये आपका परमाणु के कहाँ पे होता है? नाभिक में होता है। कहाँ पे साथियों? परमाणु के नाभिक में होता है। और इस पर कितना चार्ज होता है, ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए कि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और देखिए, यहाँ से ये बात जान लीजिए कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन है। तो साथियों, अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या पता करना होना तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है आपका A माइनस जेड होता है। अब आपके मन में सवाल आया कि सर A क्या है? तो ये आपका A जो है ना, ये आपका द्रव्यमान संख्या है। क्या साथियों? द्रव्यमान संख्या है। और जेड जो है साथियों, ये जेड जो है ये आपका परमाणु संख्या है। यानी परमाणु संख्या को जेड से इंडिकेट किया जाता है, और आपका क्या यानी जो द्रव्यमान संख्या है उसको A से इंडिकेट किया जाता है। और आपको न्यूट्रॉन की संख्या पता करना होगा, जो द्रव्यमान संख्या है उससे परमाणु संख्या को घटा दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए साथियों, पहला जो ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन में अगर आप देखिएगा फिर लोहा में, तो लोहा में देखिए परमाणु संख्या कितना है आपका 26 है, और द्रव्यमान कितना है 54 है। तो आप 54 से 26 को अगर आप घटाइएगा साथियों, तो घटा के देख लीजिए, 14 से 6 जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 4, 4 से 2 जाएगा आपका 2, यानी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 28 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 61 है, यानी 61 माइनस आपका 29 कीजिएगा। जब आप 61 से 29 को घटाइएगा तो 11 से 9 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, 5 से आपका 2 जाएगा आपका 3, यानी 32 हो जाएगा। और ऑप्शन सी में आप देखिएगा साथियों, यहाँ पे कितना है, तो आप क्या कीजिए, जो आपका द्रव्यमान संख्या कितना 61 है, 61 से आप कितना घटा दीजिए, 30 घटा दीजिए। जब 61 से 30 घटाइएगा साथियों, तो आपका कितना बच जाएगा, 31 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी में जो है साथियों, इसमें डी में क्या कीजिए, आपका परमाणु जो द्रव्यमान 60 है, 60 में से परमाणु संख्या को घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब आप खुद बताइए कि सबसे अधिक न्यूट्रॉन किस में होगा। देखिए, पहला ऑप्शन में आप देखिएगा तो पहला ऑप्शन में यहाँ पे 28 है साथियों, और दूसरा ऑप्शन
क्वेश्चन में कितना आ गया आपका, दूसरा में 32 आ गया और तीसरा में आपका 31 आ गया साथियों और चौथा में आपका 30 आ गया। अब आप लोग खुद बताइए कि किस में अधिक न्यूटन होगा साथियों। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में कितना हो जाएगा, जो कॉपर है इसमें कितना हो जाएगा साथियों, 32 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे 3 के बाद चौथा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो बताइए साथियों कैसा लग रहा है सेशन, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साथियों कल का सेशन आप लोगों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, हर हाल में मिस नहीं कीजिएगा। देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने में आ चुका है कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ ना बुलेट प्रूफ गाड़ी होता है। हम लोग देखिए हालांकि मूवी में कि बहुत सारी गाड़ी जो होता है ना वो बुलेट प्रूफ होता है, यानी उससे ना बुलेट जो होता है, जो बंदूक का जो बुलेट होता है, जो गोली होता है उसको पार नहीं कर पाता है। तो साथियों वो जो शीशा होता है ना, उस शीशा को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। क्या साथियों सोडा ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पायरेक्स ग्लास का, या फिर जेना ग्लास का, या फिर पॉलीकार्बोनेट ग्लास का। तो देखिए उन सभी गाड़ियों में ना किसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा, आपका पॉलीकार्बोनेट ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, पॉलीकार्बोनेट ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। और साथियों इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल देखिएगा जो मिलिट्री का जो वाहन होता है ना, जो आपका मिलिट्री, अभी देखिए अभी आपका मिशन सिंदूर जो साथियों, ये जो हमारा प्यारा देश जो आपका पाकिस्तान के खिलाफ जो अभी युद्ध चल रहा है साथियों, ऑपरेशन जो सिंदूर चल रहा है, तो देखिए जो आपका मिलिट्री लोग यानी जो सिपाही लोग हैं, जो उसका जो गाड़ी सब होता है ना साथियों, उसके गाड़ी में जो शीशा होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे देश के जितने सारे भी वीर सिपाही हैं उसके लिए आप सभी दुआ कीजिए, सब कोई प्रार्थना कीजिए साथियों। चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न की ओर। देखिए 5वां प्रश्न आ चुका है कि तत्व x है, कोई कौन तत्व नहीं पता x है, जिसका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 16 दिया हुआ है, वो क्या है। देखिए आपको दिया हुआ है परमाणु संख्या 16 दिया हुआ है, कोई एक तत्व x है, इसका परमाणु संख्या 16 दिया हुआ है। अब वो बोला है कि वो x क्या है, क्या वो x एक धातु है या उपधातु है या अधातु है या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको फटाफट जवाब देना है साथियों। देखिए जिसको पता होगा कि 16 परमाणु संख्या किसका है तो वो तो ऐसे ही बता देगा, लेकिन जिन साथियों को अगर पता नहीं है कि परमाणु संख्या 16 किसका है, तो देखिए साथियों आप ऐसे करें ना, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, यानी आपका सल्फर का हो जाएगा। अब देखिए आपको पता करना है कि ये सल्फर जो है ये आपका धातु है कि अधातु या उपधातु है। तो आप क्या कीजिए ना, उसके ईसी कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साथियों, 1s2 हो जाएगा, उसके बाद 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। कितना हो गया देखिए, 6 2 8 8 2 10, यानी 2p6, उसके 3s2 और 3p आपका कितना बच गया साथियों, 10 2 12 12 और 4 16। तो देखिए पहला कक्ष में, दूसरा कक्ष में और तीसरा कक्ष में आप अगर यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन को, तो पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन साथियों, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना 8, तीसरा में कितना 4 2 6। और आप एक बात यहाँ पे नोट कीजिएगा, जितने सारे भी धातु होते हैं ना, धातु के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है साथियों, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन। ये किसका होता है, धातु का। यानी जो धातु होता है ना, धातु, इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और जो आपका अधातु होता है ना साथियों, अधातु के बाह्यतम कक्ष में या तो 5 या तो 6 या तो 7। ध्यान रखिएगा, अधातु के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 5 या तो 6 या तो 7। और धातु के बाह्यतम कक्ष में या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए बाह्यतम कक्ष में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है साथियों, 6 है। तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 5 के बाद बढ़ेंगे 6ठा प्रश्न की ओर। देखिए साथियों 6ठा प्रश्न आपके सामने में आ चुका है, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 और आपका किसका साथियों, पानी, पानी मीन्स H2O। इन दोनों के मिश्रण को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्या सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सेपरेटिंग फनेल का इस्तेमाल किया जाता है, या आसवन विधि का, या फिर आंशिक आसवन का। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इन दोनों को अलग रखने के लिए ना किसका, तो सेपरेटिंग फनेल यानी सेपरेट इन दोनों को अलग अलग रखा जाता है साथियों। CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और जल को अलग रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सेपरेटिंग फनेल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ना डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछ देता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, इसलिए आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए ये रहा 7वां प्रश्न आपका। क्या है
कि एक घोल है यानी एक विलयन है जिसमें 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की आपको सांद्रता बोला है। देखिए साथियों, एक जो घोल बनता है ना वो आपका किससे बनता है, एक होता है विलेय प्लस विलायक मिलकर आपका क्या बनता है साथियों, विलेय और विलायक मिलकर आपका विलयन बनता है। विलेय प्लस विलायक ये दोनों मिलकर के आपका क्या बनता है साथियों, विलयन बनता है। ये दोनों मिलकर के विलयन बनता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और विलेय और विलायक में ना जो विलेय की मात्रा ये कम होता है और विलायक की मात्रा अधिक होता है। विलायक क्या करता है साथियों, घुलाने का काम करता है। तो देखिए क्या बोला, एक घोल में 450 ग्राम पानी है, यानी जो पानी हो जाएगा आपका विलायक हो जाएगा, और ये कितना 450 ग्राम है। और साथियों क्या बोला है, नमक जो है वो 50 ग्राम है, यानी विलेय क्या जो घुलता है वो आपका क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, वो आपका कितना 50 ग्राम है। तो इन दोनों के मिलने से कितना विलियन में कितना टोटल हो जाएगा, 450 और 50 कितना हो जाएगा साथियों, आपका 500 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। अब बोला है कि घोल की सांद्रता, आपको बोला है कि घोल की सांद्रता, तो जब भी घोल की सांद्रता आपको निकालने बोले साथियों, तो देखिए आप क्या कीजिए, विलेय की सांद्रता और बटे विलियन की सांद्रता गुना 100 कर दीजिए। तो आपको घोल की सांद्रता निकालने बोला है ना, तो आप क्या कीजिए, 50 बटे टोटल कितना हो जाएगा, 500 गुना 100 कीजिए। जब इसको आप हल कीजिएगा ना साथियों, देखिए यहाँ पे 100, यहाँ पे 500, तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पे आपका 10, यानी आपका कितना निकल के आ जाएगा, घोल की सांद्रता तो है साथियों वो आपका 10% निकल के आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और 10% कहाँ पे है, तो ये आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों फटाफट। देखिए ये रहा 8वां प्रश्न, पढ़िए साथियों। क्या है कि वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है कि एक अकार्बनिक उर्वरक होता है, या फिर एक विषैला पदार्थ होता है, या फिर एक जैव उर्वरक होता है, या फिर एक कृत्रिम उर्वरक होता है। साथियों जवाब दीजिए, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये वर्मी कंपोस्ट जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, एक जैविक उर्वरक होता है। क्या होता है, एक जैव उर्वरक होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, एक जैव उर्वरक, और इसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, केंचुआ द्वारा। किसके द्वारा साथियों, इसको किसके द्वारा बनाया जाता है, केंचुआ द्वारा इसको बनाया जाता है, केंचुआ द्वारा इसको बनाया जाता है साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ से कुछ बातें और याद रखिएगा। आई जो केंचुआ है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किसानों का मित्र के नाम से जाना जाता है। कभी अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो प्रिय साथियों ध्यान रखिएगा, वो आपका कौन है, केंचुआ है। केंचुआ क्या है, किसानों का मित्र होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जैविक उर्वरक को यानी वर्मी कंपोस्ट को बनाने में कौन योगदान देता है, केंचुआ देता है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है, एक जैव उर्वरक है, इसको आपको ध्यान रखना है, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न की ओर। देखिए साथियों 9वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फिजिक्स से प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। बताइए ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। क्या आपका सैमुअल कोहेन ने, या फिर नरेंद्र कपानी ने, या फिर पीएल स्पेंसर ने, या फिर टी.एन. माइमा ने। बताइए साथियों ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना साथियों, ये आपका किस पर आधारित है, तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। यानी इसमें कौन सा ये होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो है साथियों, वो आपका ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आपका ऑप्टिकल फाइबर पर भी लागू होता है। और आपका जैसे इंडोस्कोपी हुआ साथियों, उस पर भी हो जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर आपका जो मृत्तिका बनता है साथियों, वो भी उस पर आधारित है। फिलहाल सवाल पूछा था कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, तो आपको जवाब देना है साथियों, इसका आविष्कार किसने, नरेंद्र कपानी ने। किसने, नरेंद्र कपानी ने आविष्कार किया था ऑप्टिकल फाइबर का, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और बाकी सब बातों को भी नोट कर लीजिए साथियों, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं यहीं से सवाल। चलिए 9 के बाद बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न आपका है, फैक्ट वाला सवाल है। क्या है कि 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। बताइए, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जो 1 ग्राम यूरेनियम होता है ना, वो लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। क्या साथियों 1 टन उच्च ग्रेड कोयला के समान, या फिर 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के समान, या फिर साथियों 10 टन उच्च ग्रेड कोयला, या फिर साथियों 100 टन उच्च ग्रेड कोयला के समान। तो साथियों क्या हो जाएगा, आपका 4.5 टन उच्च ग्रेड जो कोयला होता है ना साथियों, उसके समान आपका यूरेनियम क्या होता है, लगभग 1 ग्राम यूरेनियम उसके समान ऊर्जा उत्पादन करेगा। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और बस आपको यहाँ से प्यार से कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कोयले का कितना प्रकार होता है। कोयला जो होता है ना, तो कोयला वो कितने प्रकार का होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। हर हाल में बताना है आपको, चाहे आप गूगल करके बताएं या फिर देख करके बताएं, लेकिन आपको हर हाल में कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोयले का प्रकार कौन सा है और सबसे अच्छा कोयला कौन सा साथियों, ये भी बताना है। चलिए 10 के बाद बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर।
देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने हमें आ चुका है, पढ़िए आप लोग फटाफट कि एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ है। एक जो परमाणु इकाई है उसका क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है कि यह रेटेड क्षमता तक बिजली पैदा कर रहा है, या फिर ये रेटेड क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन करने में सक्षम है, या फिर साथियों परमाणु प्रसार का खतरा है, या फिर साथियों ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई। बताइए साथियों एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ हो जाता है कि ये आपका हो जाएगा, कार्य का आंसर डी हो जाएगा, यानी ये ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते साथियों फटाफट। देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने में आ चुका है, क्या है कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व है। मतलब भूपर पट्टी की बात बोला है और भूपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व पूछा है साथियों, कौन सा हो जाएगा। क्या आपका भूपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत ऑक्सीजन हो जाएगा, या फिर सिलिकॉन हो जाएगा, या फिर एल्युमिनियम हो जाएगा, या लोहा हो जाएगा। साथियों फटाफट बताइए। देखिए हम ना सबका मात्रा आपको बता दे रहे हैं कितना प्रतिशत है, आप खुद जवाब दे दीजिएगा। आई जो लोहा है ना साथियों, आई लोहा कितना है 5.0% है। कितना 5.0% आपको ध्यान रखना है। लोहा की मात्रा कितना है 5.0% भूपर पट्टी पर। जो एल्युमिनियम है ना साथियों, एल्युमिनियम जिसका क्या एल होता है, इसका ये कितना है 8.1% है। कितना 8.1% आपका एल्युमिनियम है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो सिलिकॉन है, ये जो सिलिकॉन बाटी ना, इस सिलिकॉन आपका कितना है 27.7%। कितना साथियों 27.7%। और ये जो ऑक्सीजन है ना साथियों, ऑक्सीजन कितना है 46.6% आपको ध्यान रखना है। अब आप बताइए साथियों कि सवाल पूछा था कि विस्तृत रूप में पाया जाने वाला, सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा। तो देखिए आप लोग अब खुद जवाब दे दीजिएगा, वो कौन हो जाएगा साथियों, आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके बाद 12 के बाद 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखिए 13वां प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन किसके साथ मिलकर शरीर के भागों तक पहुंचती है। बताइए आई जो हमारा रक्त है ना, वो रक्त में ऑक्सीजन जो शरीर के पूरे भागों तक जो पहुंचता है वो किसके साथ मिलकर के भागों तक पहुंचता है। क्या वो आपका ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ मिलता है, या फिर श्वेत रक्त कणिका के साथ जिसको WBC कहते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन के साथ साथियों, या फिर आपका थ्रोम्बोसाइट के साथ। बताइए फटाफट जवाब दीजिए सवाल का। तो देखिए आपका जो रक्त जो आपका क्या साथियों, रक्त में जो ऑक्सीजन है ना, वो आपका हीमोग्लोबिन के साथ, किसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ना क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना देता है, आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है साथियों। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में क्या होता है शरीर के भागों तक पहुंचता है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इस हीमोग्लोबिन में ना एक तत्व पाया जाता है, एक धातु पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं लोहा बोलते हैं साथियों, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये हीमोग्लोबिन जो है इसके बारे में और एक बात जान लीजिए, ये आपका क्या एक वर्णक है, ये क्या साथियों पिगमेंट है, इसी की वजह से ना खून का रंग कैसा होता है लाल होता है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है साथियों, इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा। और ये जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा ना साथियों, तो क्या होता है खून की कमी, और खून की कमी को क्या बोलते हैं रक्तलाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं रक्तलाप, जिसको एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों एनीमिया के नाम से जाना जाता है, यानी खून की कमी। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 13 के बाद बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए 14वां प्रश्न है कि बल्ब में टंगस्टन धागा क्यों प्रयोग होता है। देखिए आप बल्ब जो देखे होंगे, बल्ब का जो एक फिलामेंट होता है ना साथियों, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट में ना आप देखिएगा, ये जो फिलामेंट होता है ये आपका कौन सा यहाँ पे धागा होता है, यहाँ पे इस जगह में कौन सा धागा होता है, तो ये आपका होता है टंगस्टन का। किसका साथियों टंगस्टन का। ये जो आपका फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो किस वजह से साथियों, क्या वो आपका अधिक चमक देता है इस वजह से, या फिर अधिक ताप सहन करता है इस वजह से, या फिर सस्ता होता है इस वजह से, या फिर सभी। फटाफट जवाब दीजिए इस सवाल का, फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दिए साथियों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस टंगस्टन का ना इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी उसका ताप सहने का जो क्षमता है ना साथियों काफ़ी अधिक है, यानी बहुत अधिक टेम्परेचर पर आपका पिघलता है। इसी वजह से ना इसका इस्तेमाल आपका फिलामेंट में किया जाता है। और यहीं से सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा टंगस्टन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 14 के बाद बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर साथियों।
देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बोला है कि सबसे छोटा हड्डी वाला भाग कौन सा है। सबसे छोटा हड्डी वाला भाग कौन सा है, क्या फीमर है या ह्यूमरस है या स्टेपीज़ है या फिर टीबिया है। तो आप ध्यान रखिएगा जो स्टेपीज है ना साथियों, ये हड्डी का सबसे छोटा भाग होता है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं, लगभग हमारे शरीर में 206 हड्डी। कितना साथियों, लगभग नहीं मतलब एग्जैक्ट 206 हड्डी हमारे शरीर में। और उस 206 हड्डी में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो आपका स्टेपीज़ है। और ये आपका कहाँ पाया जाता है साथियों, कान में होता है। कहाँ पे रहता है, आपका कान में होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, फीमर आपका सबसे बड़ी हड्डी है। और ये आपका कहाँ होता है साथियों, ये आपका जांग में होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बोले कि नवजात में, किसमें, नवजात शिशु में, जो नवजात शिशु होता है उसमें हड्डी की संख्या कितना, तो लगभग 300 प्लस हड्डियाँ उसमें पाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। साथियों देखिए 16वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने में, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग कि रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलने वाली 3 किरणें कौन सी होती है। बताइए साथियों, रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलने वाली 3 किरणें कौन सी होती है। क्या आपका अल्फ़ा, बीटा और गामा होती है, या फिर अल्फ़ा, डेल्टा और गामा होती है, या फिर साथियों बीटा, न्यूट्रॉन और गामा होती है, या फिर साथियों गामा, एक्सरे और यूवी होती है। फटाफट जवाब दीजिए कि रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलने वाली 3 किरणें कौन सी होती है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलने वाली जो 3 किरणें होती है ना, वो आपका अल्फ़ा, बीटा और गामा, यानी अल्फ़ा, बीटा, गामा होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों, अल्फ़ा, बीटा और गामा। यानी सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखिए 17वां प्रश्न आपका है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी किससे मापी जाती है। देखिए अगर दूरी पूछे तो कितना दूरी होता है साथियों, 15 करोड़ किलोमीटर होता है। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर होता है सूर्य से और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब क्या बोला है कि बीच की दूरी को किससे मापी जाती है, क्या नॉटिकल मील से मापी जाती है, या प्रकाश वर्ष से मापी जाती है, या खगोलीय इकाई से मापी जाती है, या पारसेक से मापी जाती है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, उसको मापी जाती है खगोलीय इकाई से। किससे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई से मापी जाती है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि 1 खगोलीय इकाई यानी 1 AU बराबर कितना होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 1.49 इंटू 10 टू दी पावर इंटू 10 पे पावर कितना साथियों, 8, 10 पे पावर 8 आपका, रुकिए -8 नहीं बल्कि 8, रुकिए थोड़ा सा, हाँ 10 पे पावर साथियों कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 8 किलोमीटर होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। कितना, 1 AU यानी 1 खगोलीय इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 1.49 गुना 10 पे पावर 8 किलोमीटर हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए 17 के बाद बढ़ते हैं 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा 18वां प्रश्न, क्या है कि पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। देखिए हमारा जो पाचन तंत्र है ना साथियों, जो भोजन को पचाने का काम करता है, उसमें सबसे लंबा भाग कौन सा है। क्या आमाशय है, या फिर बड़ी आंत है, या छोटी आंत है, या यकृत है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों, 18 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। तो देखिए सबसे लंबा भाग अगर पूछे तो कौन हो जाएगा आपका, वो छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और छोटी बात, आंत के बारे में कुछ बातें जान लीजिए कि आपका जो पाचन जो होता है ना, पाचन कंप्लीट कहाँ पे होता है, पाचन कंप्लीट आपका छोटी आंत में होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो भोजन का पाचन होता है ना साथियों, वो कंप्लीट आपका छोटी आंत में होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हर हाल में ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बोले कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, अगर शुरू की बात करें तो साथियों मुख गुहा से होता है। कहाँ से, मुख गुहा से शुरू होता है। और अंत कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा साथियों। और अमाशय जो है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा साथियों। और बड़ी आंत क्या करता है, ये जल का अवशोषण करता है। किसका, जल का अवशोषण करता है। अब बताइए साथियों, और कौन सा सवाल आपको पूछेगा, कोई भी सवाल पूछेगा तो क्या छूटेगा, बताइए। आपको कोई भी सवाल नहीं छोड़ना है, बस हिम्मत से आपको एग्जाम देना है साथियों। चलिए 18 के बाद बढ़ेंगे 19वां प्रश्न की ओर। देखिए 19वां प्रश्न आपका है कि मलेरिया जो है किसके कारण होता है। बताइए मलेरिया किसके कारण होता है। क्या आपका मलेरिया वायरस के कारण होता है, या जीवाणु के कारण होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है, या कवक के कारण होता है साथियों, बताइए। तो देखिए ध्यान रखिएगा, मलेरिया जो है ना साथियों, वो आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण, प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब आप यहाँ से कुछ और जान लीजिए कि प्रोटोजोआ में कौन सा प्रोटोजोआ, तो साथियों ध्यान रखिएगा, आपका प्लाज्मोडियम विवेक्स। किसके कारण, प्लाज्मोडियम
विवेक्स, इसको हिंदी में भी साथियों सेम ही लिखा जाता है। इसी कारण प्लाज्मोडियम विवेक्स के कारण क्या होता है, मलेरिया नामक रोग होता है साथियों। और यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मलेरिया जो होता है ना, ये किसके काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज, किसके, मादा एनाफिलीज के काटने से होता है साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि मादा एनोफिलीज के काटने से क्या होता है, आपका मलेरिया नामक रोग होता है साथियों। और इस बारे में किसने बताया था, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, इसके बारे में रोनाल्ड रॉस ने बताया था। किसने बताया साथियों, रोनाल्ड रॉस ने इसके बारे में बताया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 19 के बाद बढ़ते हैं 20वां प्रश्न की ओर साथियों, फटाफट बढ़ते हैं। देखिए 20वां प्रश्न आपके सामने में आ चुका है, फटाफट देखिए क्या है कि दूध में कौन सा शर्करा यानी शुगर पाया जाता है। दूध में बताइए साथियों कौन सा शुगर पाया जाता है, क्या उसमें सुक्रोज पाया जाता है, या ग्लूकोज पाया जाता है, या लैक्टोज पाया जाता है, या फ्रक्टोज पाया जाता है। साथियों फटाफट जवाब दीजिए कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि दूध में ना साथियों लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। इसीलिए तो छोटे बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है उसका नाम क्या जानते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं लैक्टोजन। क्या उसका नाम रहता है, लैक्टोजन नाम रहता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए दूध में कौन सा शर्करा, तो लैक्टोज शर्करा पाया जाता है, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी साथियों। ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। तो अब बताइए आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। और एक बात कि कल का सेशन आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि कल सुपर फास्ट रिवीजन होगा साथियों फटाफट। तो अब बताइए क्या आज आप लोगों का कितना स्कोर हुआ साथियों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद